वेलकम टू सीसीएस एकेडमी। तो बेटा हम लोग 12th क्लास की बिजनेस स्टडी में जो थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे। थर्ड चैप्टर क्या था हमारा? थर्ड चैप्टर था बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में हम लोग ने अभी तक जो है लास्ट वीडियो तक एलपीजी स्कीम के बारे में डिस्कस कर लिया है। हमने आपको बताया था 1991 में न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के तहत सरकार ने एलपीजी स्कीम लाई थी। फुल फॉर्म क्या था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसमें हमने आपको ये बताया था कि लिबरलाइजेशन में चीज़ों को, पॉलिसीज़ को लिबरल किया गया, थोड़ी सिंपल किया गया। फिर प्राइवेटाइजेशन में हमने क्या बताया? प्राइवेटाइजेशन में जो गवर्नमेंट की कंपनियां थी उनकी शेयर्स को डिसइन्वेस्ट किया गया, मतलब उनके शेयर्स को बेचा गया, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो बिजनेस फर्म में आ सके, बिजनेस कर सकें। फिर हमने आपको बताया था ग्लोबलाइजेशन, जिसके तहत जो है ग्लोबली जो है हमारे बिज़नेस को कनेक्ट किया जा सके ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से हो सके, ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस इतना ज़्यादा टिपिकल ना हो कि लोगों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में दिक्कतें हों, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, मतलब सरकार की पॉलिसी जो है वो क्या रंग लाई, क्या हुआ। तो इसमें अब देखते हैं हमारी जो एलपीजी का इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो उसको देखते हैं। तो क्या बोलता है? द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन मेड अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द वर्किंग ऑफ इंडियन बिजनेस फर्म। तो इससे हमारे बिजनेस, जो इंडियन बिजनेस फर्म थी, उसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज लाया। देखो हम बेटा, हमने आपको बताया था कि 1991 से पहले सरकार की हालत, देश की हालत जो थी बहुत ही खस्ता हो गई थी, बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी, क्योंकि फॉरेन रिजर्व की कमी हो गई थी। ऐसे केस में 1991 की जो हमारी एलपीजी स्कीम थी, इसने एक उसे क्या कहेंगे, एक संजीवनी की तरह, एक ऐसा एक संजीवनी, मतलब ऐसे समझे कि इसने हमारी इकोनॉमी को एकदम चेंज कर दिया। चूँकि अब फॉरेन इन्वेस्टर आसानी से आ सकते थे, इस वजह से हमारे पास क्या था कि फॉरेन करेंसी आ रही थी, ठीक है। तो सबसे पहला क्या बोलता है? इंक्रीजिंग कंपटीशन। तो सबसे पहले एलपीजी स्कीम की वजह से क्या हुआ कि कंपटीशन बढ़ गया। देखो, जब मार्केट में कंपटीशन नहीं रहता है ना, तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कस्टमर को। जब मान लो कोई एक ही बंदा, मान लो आज के डेट में कोई एक ही बंदा है, वो साबुन बनाता है, ठीक है। अब वो क्या है, जानता है हम ही बनाते हैं, कोई और बनाता नहीं है। ऐसे केस में क्या है, कंज्यूमर के पास भी मजबूरी है, उसी से खरीदेगा, कोई और ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन अगर कंपटीशन आएगा तो वो क्या करेगा, वो अपने रेट को कंट्रोल करेगा और साथ में प्रोडक्ट में की जो क्वालिटी है वो हमेशा इम्प्रूव करता रहेगा। तो एलपीजी से सबसे पहला फ़ायदा ये हुआ कि हमारी कंपटीशन जो था उसमें इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज़ हुआ, किसमें? कंपटीशन में, कंपनीज़ के कंपटीशन में। तो क्या बोलता है? ड्यू टू एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, कंपटीशन फॉर इंडियन फर्म्स हैज़ इंक्रीज। तो मल्टीनेशनल कंपनी के आने की वजह से जो इंडियन फर्म्स की कंपटीशन, इंडियन फर्म्स में जो कंपटीशन था वो क्या हो गया? बढ़ गया। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, इंक्रीज्ड कंपटीशन क्रिएटेड कस्टमर्स मोर डिमांडिंग। अब क्या था, जब कंपटीशन बढ़ गया, जैसे अभी तक हमने आपको जो साबुन का एग्जांपल बताया, उसमें अभी तक आप क्या थे, एक ही कंपनी जो है साबुन प्रोड्यूस करती थी। लेकिन अब ज़्यादा कंपनियां जब साबुन प्रोड्यूस करने लगती है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपको और ऑप्शन रहता है, तो आप और खोजते हो। जैसे आपको अगर मान लो 10 रुपये में 2 कंपनी साबुन दे रहे हैं, तो आप कंपेयर करोगे कि कौन से कंपनी में ज़्यादा क्वालिटी है, कौन से कंपनी ज़्यादा कीटाणुओं को मारती है। तो ये सारी चीज़ें, तो अब क्या है, आप डिमांडिंग कर रहे हो, आप और डिमांड करो कि हमें इतने ही रुपए में जो अच्छा देगा वही लेंगे। तो आप जब दुकान पे जाते हो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने, सिर्फ साबुन ही नहीं, आपके जेब में मान लो 10 रुपये है, तो आप अपना 10 रुपये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लगाना चाहते हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि कुछ भी प्रोडक्ट उठा लोगे, आप देखना चाहते हो कि उस 10 रुपये में हमसे सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। तो इंक्रीज कंपटीशन क्रिएटेड कस्टमर्स मोर डिमांडिंग। अब क्या थे, कंपटीशन के इंक्रीज के वजह से, होने की वजह से कस्टमर क्या हो गए। अगला पॉइंट है मार्केट ओरिएंटेशन। देखो बेटा, 1991 से पहले जो हमारी इकोनॉमी थी वो प्रोड्यूसर ओरिएंटेड थी, लेकिन 1991 के बाद कंज्यूमर ओरिएंटेड होगी। मतलब 1991 से पहले जो फर्म्स थे बहुत लिमिटेड थे। अब जब फर्म्स लिमिटेड थे तो वो क्या था, उन्हें पता था हम कुछ भी प्रोडक्ट बना दें, मार्केट में जाके बिकेगी, तो उसमें वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते थे। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे फर्म आ गए, और जब बहुत सारे फर्म आ गए तो ये ऐसे केस में इन्हें कंज्यूमर पर फोकस करना पड़ा है कि कंज्यूमर क्या डिमांड करना चाह रहा है, कंज्यूमर की नीड्स क्या है। तो इसी को बोलते हैं मार्केट ओरिएंटेशन। तो अब क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक सर्वे निकालते हैं, लोगों से पूछते हैं कि भैया तुम्हें किस टाइप के प्रोडक्ट की ज़रूरत है, और उसी हिसाब से ये मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसी में क्या बोलता है, टुडे कंज्यूमर इज़ द किंग। आज के समय कंज्यूमर क्या है, वो किंग है, वो राजा है, क्योंकि वही जाता है। राजा की क्या खासियत होता है, वो जो बोल दे वही सही है, ठीक है। इसी तरह कंज्यूमर जो बोलते वही सही है कंपनीज़ के लिए, कंज्यूमर ही किंग है। अर्लियर फर्म्स हैड प्रोडक्शन ओरिएंटेड
अर्लियर फर्म्स हैड प्रोडक्शन ओरिएंटेड। तो अब ये था, पहले क्या हमने बताया कि पहले जो फर्म्स थी वो बस प्रोड्यूसर ओरिएंटेड थे, मतलब उससे क्या है, बस कंज्यूमर से कोई मतलब नहीं, बस प्रोड्यूस कर दो जो बेचना है। आगे क्या बोलता है, दैट इज प्रोड्यूस्ड फर्स्ट एंड देन गो टू द मार्केट। तो पहले क्या था कि आप पहले प्रोड्यूस करो फिर मार्केट में भेज दो, सिंपल सा फंडा था। मतलब कंज्यूमर की नीड की तो कोई फिक्र ही नहीं है, कंज्यूमर क्या चाहता है इसका कोई फिक्र ही नहीं है, बस बेच दो। But now firm has to study and analyze the market first to identify consumer needs and produce goods accordingly। लेकिन अब क्या है, अब कंज्यूमर को क्या है, अब कंज्यूमर को अब मैन्युफैक्चरर को क्या है, सबसे पहले कंज्यूमर के नीड को फाइंड आउट करना है। क्या करना है उसे, सबसे पहले कंज्यूमर के नीड को देखना है कि कंज्यूमर चाहता क्या है, और उस हिसाब से क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू दैट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मार्केट ओरिएंटेशन। मतलब मार्केट पे डिपेंडेंट है इस समय, मार्केट जिस हिसाब से डिमांड करता है उसी हिसाब से प्रोडक्ट आता है। अगला पॉइंट क्या बोलता है, रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि जो नई नई कंपनी आने लगी, और नई नई कंपनी जब आने लगी तो ये क्या करी, नए नए टेक्नोलॉजीज का यूज़ करने लगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, पहले आप जो है इस टाइप की कार देखते थे, ठीक है, सिंपल सी। लेकिन अब क्या हुआ, अब इस टाइप की और नई नई कार आ रही है। क्यों, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से। पहले क्या था, इंडिया में बस यही प्रोड्यूस होती थी इंडियन कंपनी के द्वारा, लेकिन अब क्या है, अब नई नई कार जो है आप प्रोड्यूस करते हो। तो इसी को क्या बोलता है, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन द वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिशन स्टार्टेड एंड टू फेस दिस कॉम्पिटिशन द कंपनीज needed to adopt world class technology. Rapidly changing technological environment created tough challenges before small firms. तो रैपिड चेंजेस, जो चेंजेस आने लगे टेक्नोलॉजी में, तो ऐसे केस में क्या हुआ कि फर्म्स के सामने एक टफ चैलेंज आने लगा। फर्म्स के सामने टफ चैलेंज मतलब फर्म्स को देखना पड़ता है कि भैया अब जो है कौन सी नई चीज़ हमें लाना है ताकि हम कंज्यूमर को और सेटिस्फाई कर सकें। वैसे मोबाइल का सबसे अच्छा एग्जांपल हमने आपको बताया था कि मोबाइल में क्या हमेशा कुछ ना कुछ आता रहता है, कुछ ना कुछ आता रहता है। अगर कोई फर्म कुछ ना लाए और उसी पुरानी चीज़ पर बैठी रहे तो ऐसे केस में वो मार्केट से आउट हो जाएगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल नोकिया ने अपने आप को नहीं चेंज किया, मार्केट से आउट हो गई। MI देखिए, हमेशा खुद ही नया नया चीज़ लेके आती है। कोई नई कंपनी नहीं खोज पाती, वो पहले वही खोज के ला देती है। तो ऐसे केस में क्या वो जानती है कि अगर हम नहीं खोजेंगे तो कोई दूसरा फर्म जरूर खोज लेगा, और अगर फर्म दूसरा खोल लिया तो वो मार्केट का शेयर ले लेगा, और हम अपने मार्केट के शेयर को बस बढ़ाना चाहते हैं MI के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसी को बोलता है क्या, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियस से बात है। आप देखो जब नई नई कंपनियां अब सेटअप होंगी, जैसे MI की जब प्लांट जो है इंडिया में सेटअप हुई, ठीक है, बड़े हम लोग उसको बस जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ कि नहीं। अब एप्पल भी अपने जो है यहाँ पर इंडिया में सेटअप कर रहा है, अमेज़ॉन ने पहले ही हैदराबाद में सेटअप किया है अपने वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफिस। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब फॉरेन कंपनियां जब आती हैं यहाँ पर स्टैब्लिश करती हैं, तो ऐसे केस में यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होती है, और ज़्यादा बढ़ती है। अगला पॉइंट क्या बोलता है, ग्लोबल इफेक्ट। अब इसमें क्या बोलता है, नाउ वर्ल्ड इज सिंगल मार्केट, नेगेटिव फैक्टर्स लाइक वॉर और टेररिस्ट अटैक हैपेंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड विल डायरेक्टली अफेक्ट द इंडियन मार्केट। अब जैसे वर्ल्ड में कुछ भी हो वो इंडियन मार्केट को इफेक्ट होगा, क्योंकि पूरा एक ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल कनेक्शन है। अगर आप समझ लीजिए, अगर अमेरिका में अगर मान लो आतंकी हमला हो गया, पूरा अमेरिका तहस नहस हो गया, तो इसका नुकसान जो है पूरे वर्ल्ड पर होगा। जैसे कोरोना तो मान लो पूरा वर्ल्ड प्रभावित है, लेकिन कोई भी चीज़ किसी भी एक देश को हो तो ऐसा नहीं कि बाकी देश उसमें रहे कि चलो हमारे देश में तो नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आप हो चाहे ना हो, आपके साथ दिक्कत है, क्योंकि आप जो है दुनिया के सारे देशों के साथ कनेक्टेड हो। यू आर कनेक्टेड विद ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। देयरफॉर इफ़ एनी इम्पैक्ट इन एनी कंट्री, अगर किसी भी देश पे कोई भी इम्पैक्ट पड़े, इन दैट केस इट विल ऑल्सो अफेक्ट यू, वो आपको भी अफेक्ट करेगा। अब इसका लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, वो है डीमोनेटाइजेशन। तो आप लोग जानते ही हो कि डीमोनेटाइजेशन क्या हुआ था, कि यहाँ पर जो है ये आप ही के टाइम हुआ है, तो आप लोग इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि लीगल टेंडर स्टेटस जो था 500 और 1000 रुपये के नोट का वो रोक दिया गया था। और इसका जो मेन मकसद क्या था कि एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी जनरेटेड बाय इनकम दैट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड टू द टैक्स अथॉरिटीज़। तो इसमें बेसिकली क्या था कि जो लोगों ने अपने पैसे को सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं किया। देखो साल में क्या होता है ना, टैक्स सबको पे करना होता है, तो उस केस में सबको अपने इनकम को बताना होता है, देखो हमारे पास इतना कैश है, इतना ये है, और हमने इतना टैक्स पे किया।
लेकिन सरकार ने क्या सोचा कि हम डिमोनेटाइजेशन लाएंगे तो जितने लोगों के पास 500,000 रुपये जो घर पे छुपाएं वो लोग बैंकों के पास आके बताएंगे बैंकों कि भैया इनको चेंज करो। और ऐसे केस में बैंक उनसे पूछेगा भैया तुम्हारे पास से पैसे आए कहाँ। तो ऐसे केस में ब्लैक मनी को करप्ट करने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया। एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेता है ये डिमोनेटाइजेशन कब हुआ, तो 8 नवंबर 2016 को। इसमें जो है सरकार ने जो लीगल टेंडर मनी थी 500,000 रुपये के, इसको इनवैलिड कर दिया। और ये पूरे के पूरे जो मनी फ्लो हो रहा था पूरे जो मार्केट में 5 रुपये 10 रुपये 100 रुपये इसके मनी फ्लो का 6% अकेले था। द पीपल ऑफ इंडिया हैड टू डिपॉजिट द इनवैलिड करेंसी इन द बैंक विच केम अलॉन्ग द रिस्ट्रिक्शन प्लेस टू कैश विड्रॉल। तो ऐसे केस में क्या था कि लोगों को अपने पैसों को जमा करना था बैंकों में, और इससे क्या था कि अच्छा बैंक में जमा करके ऐसे नहीं थे कि विड्रॉ कर सकते थे, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी था कि आप इतना ही विड्रॉ कर सकते हैं। तो टोटल करेंसी अगर आप देखो तो उस समय जो था 17.82 लाख करोड़ जो थे पूरे सर्कुलेशन में थे, जिसे हम लोगों ने हटाए थे। टोटली 86% था पूरे करेंसी का। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा था। तो फीचर की बात करें डिमोनेटाइजेशन की, सबसे पहला क्या है, इट इज़ अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। सबसे पहले क्या है कि इसका मकसद क्या था कि ब्लैक मनी जिसके पास है उसको पता करके उन पर कर लगाया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होता है, इट इज़ अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर इन इट cash holding arising from declared income was readily deposited in the banks and exchanged for new notes, but those with blank money had to declare their unaccounted wealth and pay taxes to the at the penalty rate. तो इसमें क्या बताते हैं, सबसे पहले क्या है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर में लोग जो कि अपने पैसों को छुपा रहे थे उन्हें अब सरकार के सामने उन्हें बताना पड़ता था, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो उनके पैसे चेंज नहीं होंगे, और अगर बता देंगे तो ऐसे केस में क्या होगा कि उन्हें पेनल्टी जो है उन्हें कुछ पेनल्टी देके उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या बोलता है, इट इज़ अ मेथड टू चेक टैक्स एविएशन दो दिस एक्शन गवर्नमेंट इंडिकेटिंग दैट टैक्स एविएशन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड और एक्सेप्टेड। तो बात वही फिर से, इस मेथड की सहायता से सरकार जो है ये दिखाना चाहती है कि वो टैक्स की चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, सबको टैक्स देना पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, इट इज़ द मेथड टू चैनलाइज सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसमें क्या बोलता है, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू गिव बेस्ड लोन्स एट ए लो रेट इंटरेस्ट। डिमोनेटाइजेशन हैज़ यूज एज ए टूल टू स्टेबलाइज करेंसी एंड फाइट इन्फ्लेशन। तो इसमें यही था कि जो लोग थे वो अपने पैसों को बैंक में जमा कर देता, और जब बैंक में जमा कर दे रहे थे ऐसे केस में बैंक में बहुत पैसे आ गए थे, और जब बैंक में बहुत पैसे आ जाते हैं तो बैंक इसको सस्ते दरों पे सस्ते रेट पे लोन लोगों को प्रोवाइड करते हैं। और इस केस में क्या होता है, जब लोगों को पैसे ज़्यादा आ जाते हैं तो कंपनियां ज़्यादा प्रोटेक्शन करती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अगला क्या है, अच्छा एक और पॉइंट, जब लोग के पास पैसे कम रहेंगे, लोग क्या सारे पैसे अपने दे दिए बैंकों में। ठीक, जब सारे पैसे बैंकों में दे दिए तो उनके पास पैसे कम है, और जब पैसे कम है तो वो खरीदारी कम करेंगे, और जब खरीदारी कम करेंगे तो डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। ठीक है, तो इससे इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया गया। अगला पॉइंट है, इट इज़ एन इफेक्टिव मेथड टू क्रिएट लेस कैश और कैशलेस इकोनॉमी। तो ये कैशलेस इकोनॉमी की तरफ भी बढ़ा, आप जानते हो। उसके बाद ही हमने भीम, पेटीएम इन सब का यूज़ किया। ठीक है, जिससे लोग जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन को लोगों के डिजिटल ट्रांजेक्शन को और बढ़ावा दिया गया। और लास्ट में है, इट इज़ एन इफेक्टिव मेथड टू पुश इनफॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू मोर ट्रांसपेरेंसी एंड इन ए ट्रांसपेरेंसी एंड अवे फ्रॉम ब्लैक मार्केट। तो इनफॉर्मल, हमारे देखो हमारे देश में ना इनफॉर्मल एक्टिविटी जो हमारा सेक्टर है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पर जैसे जो छोटे छोटे किराने की दुकानें वो लोग भी काम करते हैं, चाय वाला काम करता है, तो ये लोग का जो इनकम है ये ज़्यादा सरकार के पास तक पहुँच नहीं पाता है, क्योंकि इनके पास नॉर्मल बैंक खाते होते नहीं थे पहले। अच्छा, तो इस डिमोनेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि इनके भी इनकम अब सरकार के पास पहुंचने लगी। सरकार को भी पता चलेगा कि एक छोटा चाय वाला भी कितना कमा रहा है। तो लास्ट में देखिए 1991 का जो हमारा एलपीजी स्कीम था उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। 1991 से पहले तक हम लोग का जो इंडिया शेयर था वर्ल्ड ट्रेड में वो 0.53 था, लेकिन उसके बाद बढ़ के ये 0.86 हो गया। फॉरेन करेंसी जो थे हमारे पास रिजर्व 1 बिलियन था 1991 से पहले तक, 1991 तक, उसके बाद क्या हो गया 130 बिलियन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो था डेफिसिट फाइनेंस 3% जीडीपी पहले था, अब 1% है। तो यहाँ पर मेन ये है आपके सामने जो दिख रहे हैं मनमोहन सिंह जी, यही सबसे बड़े जो है इनका इम्पोर्टेंट रोल था। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि जो हम जो एलपीजी स्कीम लाए थे उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। ओके देन।